नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसको पढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि इसका कालक्रम क्या था, ये कब स्थित थी ये सभ्यता, और इसको पढ़ने की हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो आइए देखते हैं। पहले तो इसके नाम पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा, हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा। यह सभ्यता जब खोजी गई थी तो सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। और यह सिंधु नदी के किनारे खोजी गई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी है। इसे ही इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, 1826 की बात है, तो चार्ल्स मैसन नाम के एक अंग्रेज को यहां पर कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ये बात कब की है, 1826 की। 1826 में चार्ल्स मैसन को कौन से स्थान पर, आज जहां पर पाकिस्तान स्थित है, पूर्वी पाकिस्तान में, वहां पर कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिया, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर टाइम थोड़ा सा और बीता, फिर 1853 में आते हैं। 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या मिली, हड़प्पा सभ्यता के काल की, सिंधु घाटी सभ्यता के काल की कुछ मुहरें मिली, लेकिन उन्होंने फिर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर और आगे बढ़ते हैं तो 1856 के दौर पे। 1856 में दो भाई थे, दोनों रेलवे के इंजीनियर थे। पहले का नाम था जॉन ब्रेटन और दूसरे का नाम था विलियम ब्रेटन। तो इनको ब्रेटन ब्रदर्स कहते हैं या ब्रेटन बंधु। इन्होंने जब ये कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बन रही थी, उसके बीच में इन्हें ईंटों की जरूरत पड़ती थी रेलवे की पटरियां बिछाने के लिए। तो इसी स्ट्रक्चर से निकाल करके इन्होंने ईंटों का प्रयोग रेलवे लाइन में कर दिया और आगे इस बात को बढ़ने नहीं दिया। तो वहां से कुछ कुछ सभ्यता का अवशेष खत्म होता गया। यहां पे थी बात ब्रेटन ब्रदर्स की। फिर सबसे इंपॉर्टेंट दौर आता है 1921, 1921 में सर जॉन मार्शल, भारत के पुरातत्व विभाग के क्या थे, प्रमुख थे, महानिदेशक थे। सर जॉन मार्शल ये भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रमुख थे। उस समय सर जॉन मार्शल ने इस बात पर ध्यान दिया और कुछ स्थानों की जानकारी जुटाई और उन स्थानों पर जाकर के पुरातात्विक सर्वेक्षण करवाए और उन स्थानों की खुदाई करवाई। तो इनके सानिध्य में ही उस समय बहुत सारे स्थानों की खोज हुई। तो आइए आगे आकर के देखते हैं कि क्या हुआ। इसका ये पता चला। हाँ, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा और फैक्ट जान लेते हैं, फिर इसके बाद में देखेंगे कि कौन से स्थल की किसने खोज की। तो ये जो सभ्यता थी वह भारत के, जैसे आज भारत का अगर नक्शा बनाए, थोड़ा सा नक्शा वीक होगा, हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो ये पाकिस्तान था और यहां पर अफगानिस्तान है। तो भारत के उत्तरी हिस्से में, ये कुछ कुछ भारत का नक्शा समझ में आ रहा हो, इस हिस्से में ये सभ्यता फैली थी। इसी हिस्से में क्यों फैली थी, क्योंकि जब मनुष्यों का भारत में आगमन हुआ, सबसे पहले मनुष्य अफ्रीका से माइग्रेट करके भारत की तरफ जब आए, तो उन्होंने सभ्यता बसानी शुरू की। और यह जो स्थल था, यहां पर सिंधु नदी बहती थी। सबसे इंपॉर्टेंट नदी है सिंध नदी इस सभ्यता के विकास के लिए। तो इन्हें उपजाऊ जमीन मिली और इसी जगह पर आकर के इन्होंने बसना शुरू किया, धीरे धीरे नगरों का निर्माण शुरू किया। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। इसका जो एरिया है, ये दुनिया की सबसे प्राचीनतम जो भी सभ्यताएं थी उनमें सबसे बड़ी सभ्यता है। 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। इसका जो उत्तर से नॉर्थ टू साउथ इसकी लंबाई है वह 1400 किलोमीटर है, और ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी जो लंबाई है वह 1600 किलोमीटर है। अब इसके बारे में आइए देखते हैं कौन से स्थल की खोज किसने की। ये फैक्ट है, इनको याद करना जरूरी है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। कुछ मैंने पहले से ही लिख दिया है तो इसको आपको याद रखना है।
पहला स्थल जो खोजा गया था 1921 में सर दयाराम साहनी के द्वारा। इनका पूरा नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। इनके द्वारा 1921 में हड़प्पा नाम का स्थल खोजा गया था। यह रावी नदी के किनारे स्थित है, आज पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के लकराना जिले में पड़ता है ये स्थल। दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में राखालदास बनर्जी ने। सिंधु नदी के किनारे यह स्थित है, यह भी पाकिस्तान में स्थित है। तीसरा स्थल है चंदूहड़ो। चंदूहड़ो की खोज एमजी मजूमदार ने की थी और अन्य अर्नेस्ट मैके ने। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है, यह भी पाकिस्तान में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट भारत में जो स्थल है, 3 स्थल भारत में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कुछ स्थल हैं, जैसे मांडा हो गया, आलमगीरपुर हो गया, दैमाबाद हो गया, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तीनों के खोजकर्ताओं के नाम आपको याद रखने हैं। और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल, उस समय का जो बंदरगाह स्थल था वो लोथल ही था। तो इसकी खोज 1957 में रंगनाथ राव ने की। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी कहां पर स्थित है? यह गुजरात के अहमदाबाद शहर में स्थित है। अब इसके बाद अगला देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा की खोज 1957 में अमलानंद घोष ने की और बीबी लाल ने मिलकर के की। यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी कहां है? राजस्थान में स्थित है। तो यह राजस्थान में यह स्थल स्थित है। और अगला है रंगपुर। रंगपुर की खोज 1931 में एमएस वत्स ने की। यह मादर नदी के किनारे स्थित है और यह गुजरात में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट हो गए। अब इसके अलावा हम आपको 4 और बताते हैं कौन कौन से स्थल थे। तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। अब 4 स्थल आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हैं ये 4 स्थल? उत्तर में, सबसे उत्तर में कौन सा स्थल था? सबसे पूर्वी भाग में कौन सा स्थल था? तो सबसे पश्चिमी भाग में कौन सा स्थल था? और दक्षिणी भाग में। तो जो सबसे उत्तर में स्थल था मांडा। मांडा कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? चिनाब नदी के किनारे। उत्तर के बाद अब दक्षिण में देख लेते हैं। दक्षिण में कौन सा स्थित है? दैमाबाद। दैमाबाद कहां स्थित है? महाराष्ट्र में। यह कौन सी नदी के किनारे स्थित है? प्रवरा नदी के किनारे। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। कहां स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद देख लेते हैं पूर्व में कौन सा स्थल था। सबसे पूर्व में एक स्थल है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर यह कहां स्थित है? यह उत्तर प्रदेश में है, यूपी में स्थित है। ठीक है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे। कौन सी नदी? हिंडन नदी के किनारे। अब सबसे इंपॉर्टेंट यह देखते हैं, यह आ रहा है क्या? तो सबसे जो पश्चिम में स्थित है वह है सुतका गेंडोर। यह कहां स्थित है? यह बलूचिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान कहां है? बलूचिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान कहां है? पाकिस्तान में है। और यह कौन सी नदी के किनारे स्थित है? यह दाश्क नदी के किनारे स्थित है। तो आपको ये फैक्ट आपको सबसे ज्यादा याद रखने हैं। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। अब मैं इसे मिटा रहा हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस। ठीक है। तो अब शुरू करते हैं सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति के रूप में हम अगर पढ़ना चाहेंगे तो सबसे पहले इसके देखते हैं कि प्रधानता किसकी थी। तो ये मातृ प्रधान, मातृ प्रधान या मातृसत्तात्मक इस समय का समाज था। ठीक है। आज का वर्तमान का समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक। लेकिन उस समय का जो समाज था मातृसत्तात्मक था या मातृ प्रधान था। ठीक। इसके आगे हम देखते हैं कि इस समय का जीवन चक्र कैसा था। तो इस समय का जीवन जो था नगरीय था। नगरों में भी विभाजन हुआ करते थे। नगरों में कई सारे विभाजन हुआ करते थे, वो भी देख लेते हैं। तो नगर जो था, एक मैं डायग्राम बनाता हूं। ये तो ये अगर मान लीजिए पूर्व है और ये पश्चिम, तो ये जो पूर्वी हिस्सा हुआ करता था वो दुर्ग कहलाता था या ऊंचा होता था, और जो पश्चिमी हिस्सा था यह नीचा होता था और यह सामान्य जन के लिए होता था। ठीक।
तो ये नगर की संरचना थी। तो यह एक नहीं, लगभग सभी के सभी जितने भी हमें वहां से पुरातत्व के स्थल मिले हैं, उन सभी से यही संरचना पाई गई है ज्यादातर में। ठीक, अब इसके आगे नगरीय जीवन था। अब इस समय का समाज होता कैसा था? समाज मुख्यतः दो भागों में बटा हुआ था। पहला क्या था? शिक्षित वर्ग, और दूसरा था अशिक्षित वर्ग। इसमें क्या क्या आते थे? व्यापारी, पुरोहित और अधिकारी। ठीक, अशिक्षित वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते थे? मजदूर, शिल्पकार। इस समय सबसे ज्यादा जो मान्यता थी वो किसकी थी? व्यापारी वर्ग की थी। सबसे ज्यादा समाज में जो वर्ग था वो व्यापारी वर्ग सबसे ज्यादा संपन्न हुआ करता था। ठीक, अब इसके आगे और देख लेते हैं। ये हमने देख लिया मातृ प्रधान था, नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता में भी किस प्रकार की सभ्यता थी। ठीक, उसके बाद समाज यहाँ का कैसा था? दो वर्गों में बटा हुआ था, एक उच्च कहलाते थे, एक निम्न होते थे। ठीक, इन्हीं के हिसाब से रहने की भी व्यवस्था की गई होगी, एक उत्तरी पूर्वी और पश्चिमी भाग में दुर्गों में। अब आगे देख लेते हैं। इस समय सूती के वस्त्र, सूती और ऊन के वस्त्रों का प्रचलन था। क्योंकि हमें सूती के वस्त्रों का प्रचलन था, ये कहां से पता चलता है? कि हमें कपास की खेती के साक्ष्य मिलते हैं, और इसी के साथ साथ कई प्रकार के जितने भी यहाँ पर मूर्तियां मिली हैं या जितने भी स्ट्रक्चर मिले हैं, उनमें किसी भी शरीर, हर शरीर में कपड़ों को दिखाया गया है। इससे हमें यह मिलता है कि ये क्या हुआ करता था, इसमें कपड़ों को ये लोग जानते थे। ठीक, ये हो गया हमारा सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति में अब भाई समाज में रहते थे, तो इस समय जाति व्यवस्था नहीं थी। इस समय योद्धा वर्ग, जिसको आज के समय हम क्षत्रिय कहते हैं, उसकी कोई भी जानकारी नहीं मिलती, अर्थात युद्ध वगैरह नहीं हुआ करते थे। योद्धा वर्ग नहीं था। अगर योद्धा वर्ग नहीं था तो अर्थात यह रहा होगा कि इस समय युद्ध नहीं हुआ करते थे। इस समय कांसे की खोज हो गई थी। अगर कांसे की खोज हो गई थी तो बहुत सारे कार्य हुआ करते थे। अब इससे देखते हैं इसका कार्यखंड क्या रहा था। 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, यह मान्य है हर जगह। ठीक, तो इस कालखंड में कांसे की खोज हो गई थी, किंतु लोहे की खोज नहीं हुई थी। तो कांसा कैसे बना? तांबा प्लस टिन को मिला करके कांसा बना। ठीक, तो ये लोग तांबे या कांसे का खिलौने बनाते थे। उस समय मनोरंजन के साधन क्या हुआ करते थे? खिलौने हो गए, और आपका क्या हो गया? शिकार और चौसर, या इसी को पांसा खेलना। ये पांसा भी खेलते थे, अर्थात उस समय पांसे के साक्ष्य मिले हैं हमें। तो ये उनकी सामाजिक स्थिति थी। इसके बाद आगे हम देखते हैं इनकी सामाजिक के बाद नगर नियोजन देखेंगे और धार्मिक स्थिति देखेंगे। नगर नियोजन को देखते हैं। क्या थी कि वो जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, वह नगरीकृत सभ्यता थी। तो पहला तो कृत सभ्यता थी। ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो किस प्रकार की ईंटें थी? कच्ची और पकी, सभी प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया था। इसके बाद और देखते हैं जो नगर निर्माण था उसमें सड़कें समांतर
सॉरी, सड़कें एक दूसरे पर क्या हैं, लंबवत हैं, अर्थात सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काट रही हैं। यह यहाँ की सबसे खास बात थी। उस समय जब पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था तो घर भी पक्के बनाए जाते थे और हर घर में शौचालय और स्नानागार मिले हैं। प्रत्येक घर में, आज के प्रत्येक घर में नहीं होंगे, लेकिन उस समय के प्रत्येक नगर के प्रत्येक घर में शौचालय और स्नानागार मिले हैं। उस समय की खास बात यह थी कि जो घरों के दरवाजे होते थे वह सड़क के विपरीत दिशा में, दरवाजे सड़कों के विपरीत दिशा में खुलते थे। ठीक, ये उस समय के नगर नियोजन की सबसे खास बातें थी। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं वहां का धार्मिक जीवन क्या था। तो धार्मिक जीवन के बारे में देखने के लिए धार्मिक जीवन, तो धार्मिक जीवन की खास बात यह थी कि जो आज का हिंदू धर्म है उससे कुछ मिलती जुलती सब इनके जितने भी क्रियाकलाप होते थे इनसे हिंदू धर्म से मिलते जुलते थे। जैसे ये मातृ देवी की पूजा करते थे, ये मुख्य रूप से प्रकृति, वृक्ष और मनुष्य तीनों की पूजा करते थे। लेकिन सबसे प्रमुख रूप से उल्लेख मिलता है पशुपति नाथ का, जिनको आज के रूप में हम भगवान शिव के रूप में जानते हैं। तो अगर भगवान शिव का उल्लेख मिलता है तो नंदी बाबा का भी मिलता है। तो नंदी बाबा का यहां पे कुबड़ वाला सांड, इसकी भी बहुत ज्यादा मान्यता थी। और एक और जानवर था, एक सींग वाला सांड। एक सींग वाले सांड की यहां पर मान्यता थी। तो सबसे ज्यादा जो उल्लेख मिलते हैं, मैक्सिमम जितने भी मुहर हो गई, जितने भी लिपियां हो गई, उनमें एक सींग वाले सांड का उल्लेख हमें मिलता है। तो अब हम उस समय की आर्थिक स्थिति को देखते हैं। तो आर्थिक स्थिति में, उन लोगों की आर्थिक स्थिति में मुख्य रूप से योगदान किस किस चीजों का था? कृषि, पशुपालन और उद्योग और व्यापार। तो इनमें से हम एक एक चीजों को कर देखते चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कृषि को। कृषि का हमें साक्ष्य मिलता है वहां से। तो मुख्य रूप से जो फसलें थी, मुख्य फसलें कौन कौन सी थी? गेहूं और जौ और धान। इसके अलावा क्यों हम ये फसलें थी? क्योंकि रंगपुर और लोथल से हमें धान के साक्ष्य मिलते हैं और लोथल से ही हमें क्या मिलता है? आटा की चक्की। तो आटा पीसने की चक्की कहां से मिलती है? लोथल से। आपको ये चीजें याद रखनी कि कौन सी चीजें कहां से मिली। तो रंगपुर और लोथल से हमें धान के साक्ष्य मिलते हैं, लोथल से ही हमें आटा पीसने की चक्की मिलती है। और एक और खास बात याद रखनी है कि कालीबंगा, कालीबंगा से आपको क्या मिला? जुते हुए खेत। तो ये आपका क्या हो गया? कृषि। कृषि के लिए अब हर शहर के बाहर एक अन्नागार के रूप में एक विशाल बिल्डिंग मिलती थी जिसके आसपास कमरे बने हुए होते थे। तो इससे अनुमान यह लगाया जाता है कि उस समय के जो मजदूर रहे होंगे वह इन कमरों में रुकते थे और इन बड़े बड़े कमरों में क्या अन्न रखा जाता था। तो अन्नागार, और विशाल अन्नागार कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से।
एक चीज याद रखना है आपको कि अगर कहीं भी विशाल लगा दे, अन्नागार है तो कहीं से भी मिल सकता है, लेकिन अगर विशाल लगा दिया, विशाल अन्नागार, विशाल द ग्रेट बाथ या विशाल टब, वो कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। ठीक, सबसे ज्यादा सिक्के कहां से मिले हैं, या सबसे ज्यादा मोहरे कहां से मिली हैं? मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से सबसे ज्यादा चीजें हमें मिली हैं। ठीक, अब इसके बाद हम आते हैं, कृषि हो गया हमारा, अब पशुपालन देखते हैं। तो पशुपालन के रूप में उस समय का जो मुख्य पाले जाने वाले पशु थे वो क्या था? गाय, सांड, भैंस, बकरी और कुत्ता, ये मुख्य रूप से पाले जाने, और एक और जानवर था भेड़, ये ऊन के रूप में प्रयोग किया जाता था। ठीक, अब इसके अलावा हम देखते हैं घोड़े के साक्ष्य। घोड़े के साक्ष्य मिले हैं कहां कहां से? ठीक, तो लोथल और रंगपुर से हमें घोड़े की मृण मूर्तियां मिली हुई हैं। ठीक, लोथल और रंगपुर से हमें घोड़े की मृण मूर्तियां मिली हुई हैं, और सुरदा कोटदा इस स्थान से हमें घोड़े की, इस जगह से क्या है? मृण मूर्ति यहाँ, और सुरदा कोटदा से घोड़े के अस्थि पंजर। तो ये कृषि और पशुपालन के बारे में आपने देखा। ठीक, तो ये मुख्य रूप से ये था। सबसे और एक और जरूरी, हाथी जो था, हाथी को इन्होंने पालतू बना लिया था इस समय तक, तो ये चीजें याद रखनी है। अब कृषि जो थी, इसके बारे में एक और फैक्ट, क्योंकि इस समय लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था, इसीलिए यहां तांबे या कांसे के हल प्रयोग होते थे। ठीक, ये चीजें याद रखनी है। जब से लोहे का आविष्कार शुरू हुआ, तब से युद्ध की परंपरा शुरू हुई। तो जब लोहा आएगा, कब आता है लोहा? वैदिक सभ्यता के काल में, तभी से युद्धों की भी परंपरा शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो कालखंड था, ये कभी युद्धों के बारे में हमें कहीं से भी जानकारी नहीं मिलती। तो हमारा कृषि हो गया, पशुपालन हो गया। अब हम आगे आकर के देखते हैं उद्योग। उद्योग कौन कौन से हुआ करते थे, इसको मिटा देते हैं। ठीक, इधर का, ठीक है। अब उद्योग देखते हैं। उद्योग के रूप में सबसे पहला जो कारखाना मिलता है ईंट बनाने का, ये कहां से मिलता है? मोहनजोदड़ो से का कारखाना। ईंट बनाने का कारखाना हमें कहां से मिलता है? मोहनजोदड़ो से मिलता है। ठीक, दूसरा देख लेते हैं, क्योंकि इस समय भवन बने होते थे, सभ्यता नगरीय थी, अर्थात राजगिरी एक कार्य हुआ करता था। उस समय घरों को बनाना भी एक कार्य हुआ करता था, जो कि उद्योग में शामिल होता था। अब इन लोगों को कास्टिंग का ज्ञान था। कास्टिंग अर्थात ढलाई का ज्ञान था, अर्थात ये खिलौने, मूर्तियां आदि बनाया करते थे। तो ये मुख्य रूप से। अब इसी समय में लोथल के पास, लोथल से हमें जानकारी मिलती है नाव बनाने का। तो ये लोग नाव भी बनाया करते थे, क्योंकि ये व्यापार विदेशों से भी किया करते थे, समुद्र मार्ग से। ठीक, तो लोथल से हमें नाव बनाने की जानकारी मिलती है। और कुछ चीजें देख लेते हैं। खास बात एक और याद रखना है आपको कि स्वास्तिक का चिन्ह सबसे पहली बार हड़प्पा सभ्यता से ही खोजा गया। ठीक, अब इनके और क्या क्या उद्योग थे? बर्तन हो गए, आभूषण हो गए, बर्तन, आभूषण और मनके, ये सब भी बनाते थे, इन्हीं का व्यापार करते थे। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? उद्योगों के बारे में चर्चा। अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं
कि व्यापार का क्या था इनका कॉन्सेप्ट। तो इनके व्यापार मेसोपोटामिया मिस्र और मेसोपोटामिया और मिस्र से भी होते हैं, क्योंकि मेसोपोटामिया से कैसे होते हैं ये देखते हैं। मेसोपोटामिया का एक राजा था सारगोन। सारगोन का एक अभिलेख है, उनमें से मेलुहा एक शब्द मिलता है जो कि भारतीयों के उस समय के सैंधवों के लिए प्रयोग होता था। सिंधुवासी लोगों के लिए मेलुहा शब्द प्रयोग होता है। इसीलिए सारगोन के एक अभिलेख से यह मिलती है जानकारी कि यह मेलुहा के लोगों के साथ व्यापार करता था, अर्थात ये मेसोपोटामिया तक व्यापार करते थे। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं। और इनके व्यापार के दो माध्यम होते थे, पहला थल मार्ग और दूसरा जल मार्ग। तो जो थल मार्ग हुआ करता था वह भारत के अंदर, जो आज का भारत है वहां के लिए इसका प्रयोग होता था। ठीक, और थल मार्ग में किसका प्रयोग होता था? बैलगाड़ी का। और जल मार्ग जो था इसका यूज कहां होता था? फारस हो गया, मेसोपोटामिया हो गया और मिस्र हो गया। इन सभी देशों के साथ व्यापार के लिए जलमार्ग का प्रयोग होता है, क्योंकि हमें लोथल एक बड़ा बंदरगाह हुआ करता था, वहां से ये जानकारी मिलती है कि ये जहाजों का निर्माण करते थे और जहाज बहुत दूरी तक जाया करते थे। ठीक, अब बैलगाड़ी से ये भारत में कहां कहां व्यापार करते थे? खेतड़ी कहां स्थित है? राजस्थान में। यहां हो गया कर्नाटक सोने के लिए प्रसिद्ध था। कर्नाटक की आज कौन सी एक खदान है? कोलार खदान, वहां सोने के लिए प्रसिद्ध है। और जलमार्ग से इन सभी जगहों पर जाते थे। एक मैप बनाता हूं मैं, अब देखिएगा। ठीक, ये कहीं भारत स्थित है ये, और अब यहां से ये यहां पर क्या है? इजिप्ट अर्थात मिस्र। तो भारत यहां पर क्या था? लोथल, ये गुजरात के स्थान पर। यहां से व्यापारी जाते थे और यहां तक जाते थे, और यहां पर कहीं पर मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। ठीक, अब देखिए, ये जल मार्ग से व्यापार करते थे और थल मार्ग से व्यापार के लिए क्या होता था? भारत के अंदर ही व्यापार होता था। ठीक, अब ये आर्थिक स्थिति को भी हमने इनकी समझ लिया। अब आगे हम चल करके देखते हैं इनका पतन कैसे हुआ, इतनी बड़ी सभ्यता कैसे नष्ट हो गई। ठीक, पतन से पहले एक ये देख लेते हैं कि ये व्यापार करते थे तो ये मुहरों का प्रयोग करते थे अर्थात। तो इनकी मुहरें जो हमेशा होती थी ये वर्गाकार या आयताकार होती थी। ठीक, इनकी जो मुहरें थी वो वर्गाकार या आयताकार, सबसे ज्यादा मुहरें वर्गाकार मिली हैं। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं कुल मिलाकर के लगभग 2000 मुहरें मिली हैं। 2000 में से अकेले 500 मुहरें, 2000 क्या है कुल हैं, और 500 मुहरें कहां से मिली हैं? मैंने आपको पहले भी ये बताया है, मोहन जोदड़ो से। ठीक, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो भारत की मोहरें ये केवल भारत से नहीं मिली हैं, ये सिंधु घाटी के स्थल से ही नहीं मिली हैं, यह मिस्र और फारस से भी मिली हैं, अफगानिस्तान तक से मिली हैं। ठीक, तो ये हो गया मोहरें। इसके बारे में ज्यादा आपको नहीं करना है। इस समय की जो लिपि हुआ करती थी, यह लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसमें मछली का चित्र बहुतायत में मिलता है, और लिपि के साथ साथ बैल, हर ये लिपि लगभग चित्रात्मक लिपि थी। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका पतन कैसे हुआ। पतन के लिए मुख्य कारण 2-3 माने जाते हैं। जैसे पहला कारण माना जाता है बाढ़, दूसरा कारण माना जाता है बाह्य आक्रमण, और तीसरा मुख्य कारण माना जाता है प्राकृतिक
आपदा, इनमें बाढ़ ही एक ऐसा कारण है जिसे लगभग सही माना जा सकता है, क्योंकि जो बाह्य आक्रमण था इसमें यह माना जाता है कि यह आर्यों ने बाहर से आक्रमण किया, लेकिन इसका कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं है। ठीक। और जो बाढ़ की बात करते हैं इसके लिए इसलिए प्रमाणिक इसे माना जा सकता है क्योंकि जो मोहनजोदड़ो सभ्यता थी, ये सभ्यता एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लेयर में बनी हुई है, अर्थात हमेशा यहाँ बाढ़ आती रही होगी। तो यह सभ्यता हर साल डूब जाती थी, हर साल तो नहीं, लगभग 5 से 7 साल में, अगर 10 साल में एक बार बाढ़ आई तो यह सभ्यता डूब गई, लेकिन यहाँ के लोग फिर से इसे उठा करके बनाते थे। ठीक है। प्राकृतिक आपदा को भी माना जा सकता है, लेकिन यह इतना फैक्ट नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा में क्या क्या आ सकता है, सूखा, भूकंप, तो इन सभी को मिलाकर के माना जा सकता है, लेकिन कोई भी हमें प्रामाणिक तथ्य नहीं मिला है कि इस सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ। तो आज हम वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में भी हम कई सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है। तो उसके बाद जब हमारा ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल हो जाएगा, उसके बाद हम मगध साम्राज्य पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे करके हम इतिहास को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।